Hello everyone. Good morning. This is Mahesh Shah. Uh, in today's video, we are going to study about chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts, Standard 10, Social Science, chapter 2. So in last video, we discussed about uh, cultural heritage and natural heritage, the difference between cultural heritage and natural heritage, as well as the cultural heritage of Gujarat and India we discuss, and the other tribes who came to our country from other countries that we discuss. In that we studied about Aryans, Dravidians, Australoid, Negroid, Mongoloid and other tribes. And we studied about the preservation and conservation of heritage of our country. In this chapter we are going to study about the art and handicrafts of our country. Uh, uh, why India was known as the prosperous country of the world in ancient time. That reason we are going to find in this chapter. In this chapter, we studied about the art of Indian artisan in that clay art, weaving, embroidery, leather industries, diamond and bead and enamel work, Zari work, metal work, wooden art, inlay work, akik work, painting. All this we studied in fine arts. We are going to study about music, dance, the different forms of dance: Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathakali, Kathak dance, Manipuri dance, dramatic art, Bhavai, and folk dances of Gujarat as well as other dances of Gujarat. And in the last, there is an exercise given in this chapter. So before I start this video, let me tell you about if you like the video, please share the video, subscribe the channel and like the video. तो आज के चैप्टर में जो हमें मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा एंशियंट आर्ट, जो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी था उसके बारे में हमें बात करनी है. अगर हम देखने जाए तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो थी उसका जो रीज़न था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ही था, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ इंडिया में होती थी, इतने लोग एंगेज होते थे इंडिविजुअली कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्पीड से होती थी और उसके वजह से ही हम पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक पोजीशन के ऊपर थे. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज. इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज. मटेरियलिस्टिक यानी जो भी हमारे सामने है वो कोई भी घर ले लो या ज़मीन ले लो, ये सब मटेरियलिस्टिक है. और जेनेटिक मीन्स विच थिंग्स वी गॉट फ्रॉम आवर मदर एंड फादर, फिजिकली और मेंटल. A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. तो जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है हमारे बर्थ के टाइम पे वो हमारा जेनेटिक फिजिकल और मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो बनाती है वो हमारा जेनेटिक इनहेरिटेंस है. Whereas house, land, estates like properties obtained from ancestors is called material heritage. फिर हमारे फोर्थ फादर से जो हमें मिलता है फिजिकल एसेट उसको हम मटेरियल हेरिटेज बोलते हैं. सिमिलरली वॉट एवर मैन ऑप्टेन और क्रिएट्स विथ हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. और जो कुछ भी हम हमारी खुद की स्किल और टैलेंट से जनरेट करते हैं उसको हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं. इन द सेम मैनर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल एडोप्टेड बाई अवर एंसेस्टर इज ऑल्सो नोन एज कल्चरल हेरिटेज. तो जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे दादा परदादा थे, उनके जो परंपरा थी, उनके जो रिवाज थे, जो उनके एक स्पेशल लाइफस्टाइल थी, उसको भी हम हमारा कल्चरल हेरिटेज बोल सकते हैं. इसके अलावा इन एडिशन अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, बिलीव्स एंड स्किल्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन कल्चरल हेरिटेज. तो
तो हम जो एजुकेशन लेते हैं या जो फार्मिंग है या जो भी ट्रेड करते हैं या जो भी रूल्स और रेगुलेशन है हमारी लाइफ के लिए, जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हम आर्ट और हैंडीक्राफ्ट डेवलप करते हैं, जो भी हमारे बिलीफ है, जो भी हमारी स्किल है, ये सब हमारे जो भी ये हमारा टैलेंट है, ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड होता है. तो इंडिया बीइंग एन एंशियंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स बेस्ट ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज़, डोगमा, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम. तो हमारा कंट्री वर्ल्ड का एक बहुत ही पुराना कंट्री है, इसलिए हमारी जो भी ट्रेडिशन है वो बेस्ट है. उसकी जो सोशल वैल्यू है वो काफ़ी हाई है. हमारे जो कस्टम्स है और जो हमारी फैमिली सिस्टम है वो स्पेशल है. सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज. तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको संभाल के रखना, वो हमारी एक मोरल ड्यूटी बन जाती है. देर आर रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट्स इन अवर एंशियंट लिटरेचर. अगर इंडियन लिटरेचर को आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिलेगी 64 आर्ट्स की बातें, जिसको 64 कलाएँ भी बोला जाता है. दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस एक्सेट्रा. तो ये जो 64 आर्ट है उसमें हैंडीक्राफ्ट आता है, वर्कमैनशिप आती है, अलग अलग तरह के हमारे पास वर्कर्स थे, स्किल लेबर जिसको बोलते हैं, फिर कसब वर्क है, आर्ट है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, ड्रामेटिक आर्ट है, डांस है. ये सब ये 64 कला में काउंट होता है. आवर एंशियन करेंसीज वे ऑल्सो वैल्यूएबल. हमारी जो पुरानी करेंसी थी वो भी बहुत वैल्यूएबल थी. प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स टू अटैक इंडिया. हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी वही रीज़न था कि बाहर से बहुत सारे लोग आए और हम पे कुछ लोगों ने अटैक भी किया. टुडे द एजुकेशन ऑफ योगा has been considered as a part of cultural heritage which has been accepted by whole world. तो आज हमारा जो योगा है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत सारे कंट्रीज़ इसको फॉलो करते हैं. और उसका रीज़न क्या है? वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है इसके लिए, और डेवलप नॉलेज है. वो साइंटिफिकली प्रूव होता है कि योगा करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. सो दिस शोज आवर technology and the knowledge of ancient time. Consequently, 21st June is celebrated as the World Yoga Day in the world. तो इसके लिए यूएन ने डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशन ने 21 जनवरी एज अ वर्ल्ड योगा डे. और पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के लोग वो दिन स्पेशली योगा करते हैं. वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो योगा अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं, और आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप योगा के बारे में जानें, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके ऊपर एजुकेशन का बर्डन होता है. 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का ईयर है, एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, प्रिपरेशन का टेंशन रहता है. तो ऐसे में योगा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने में और आपको आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है. और इसकी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा. इसलिए स्कूल एजुकेशन में योगा भी कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है. तो ये सबसे प्रूव होता है कि इंडिया कितना डेवलप्ड और कितना रिच कंट्री था. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन से आर्ट थे और कैसे कैसे वर्क इंडिया में होते थे, कैसे जो इंडिया के लोग थे वो पैसे कमाते थे, उसके बारे में इसके अंदर डिटेल में लिखा है. In this chapter, we will learn about varied art and craft of India. So, art of Indian artisans. The beauty of Indian culture heritage is lying in traditional art of its artisans. तो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसकी जो ब्यूटी है, उसका टैलेंट है, वो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट में है, जो हमारे आर्टिशंस के पास था. They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industries. Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industries, enamel work, sculpture, architecture, acrylic work, diamond related artistic workmanship, and knitting work have their unique identity in India.
तो ये जितने भी वर्क थे, वुडन आर्ट से लेके क्ले वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क, ड्राइंग है, पेंटिंग है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, इनेमल वर्क है, स्कल्पचर आर्किटेक्चर है, अकीक वर्क है, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्क है, ये आज के ज़माने में अब कंप्यूटर आ गया है तो बहुत ही ईजी हो गया है, मशीन से ये सब होता है। पर जब ये दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब कोई मशीन नहीं था या कोई भी ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, वो टाइम पे हमारी कंट्री में ये सब वर्क होते थे और इसके हमारे पास स्किलफुल लेबर थे, टैलेंटेड लोग थे जो ये जानते थे और वो ये नॉलेज को कंप्यूटर नहीं होने के बावजूद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को फॉरवर्ड करते थे और उसकी वजह से ये आर्ट हमारे कंट्री में डे बाय डे डेवलप्ड हुआ। बाकी आज वीविंग और एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे मशीन से आ गए, वुडन आर्ट के मशीन से, क्ले आर्ट के मशीन से, ड्राइंग और पेंटिंग भी होता है। पर इतने 2000 3000 4000 साल पहले ये वर्क होना, दैट इज़ इनक्रेडिबल। वही जो है वही हमारा टैलेंट हमें बताता है। ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये सब वर्क हमारी कंट्री में होते थे। ये मैप में आपको दिखेगा कि कौन से स्टेट रिलेटेड कौन से वर्क होते थे, कौन सी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे है। तो पहले बात करते हैं आर्ट क्ले वर्क कि मिट्टी का जो काम होता था उससे हम क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे टॉयज़ वो टाइम पे हम बनाते थे, स्कल्पचर बनाते थे, बहुत सारे यूज़फुल थिंग्स हम मिट्टी से बनाते थे। तो मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशियंट टाइम। द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। तो हमारी और हमारी जो माटी है उसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक हमारी पूरी लाइफ, दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्वाइन विद द सॉइल। अगर ये सॉइल नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते। और उससे जो वर्क होता है, क्ले इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल, तो उसको हमने कैसे यूज़ किया, दैट इज़ हियर। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, क्ले थिंग्स वेर यूज एबेंडेंटली। तो जब मेटल नहीं था तब जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ हम यूज़ करते थे वो क्ले से बनी होती थी। क्ले यूटेंसिल है, क्ले टॉयज़ है, ऐसे टॉयज़, पॉट्स, पिक्चर्स, अर्थन लैम्प्स, क्ले स्टव, क्ले वैट्स were made by the potters to store grains, milk, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क। तो आज भी हम क्ले स्टव, अगर कहीं आप विलेज में विज़िट करोगे तो आपको वहाँ पे क्ले स्टव, मिट्टी का चूल्हा मिलेगा आपको बना हुआ। लैंप्स बने होते हैं, पॉट्स बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं। फिर जो भी ये जो ग्रेन है, मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब को स्टोर करने के लिए जो भी वेसल्स चाहिए थे वो मिट्टी के बने होते थे। मैक्सिमम किचन वेयर्स वेर मेड अप ऑफ क्ले। तो किचन के रिलेटेड जो भी वस्तुएं थी वो सब क्ले से बनी होती थी। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस, kubas or huts were plastered by the paste of cow dung and clay। वो जो भी पुराने ज़माने के जो घर थे, जो भी हट्स थे, उसकी अगर आप वॉल को देखो या तो उसके सरफेस को देखो तो वो जो काव डग होते थे उसमें मिट्टी मिक्स करके उससे बनाई जाती थी। आज भी अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आपको ऐसे घर मिलेंगे। We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of ancient time। आज भी जब एग्जीबिशन वर्क होता है और वहाँ से जो भी हमें वस्तुएं मिलती है, चीज़ें मिलती है, उसमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल के टाइम के बहुत सारे हमें रेड कलर की क्ले के, मिट्टी के उटेंसिल हमें मिले हैं। पॉटर्स व्हील इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशियंट इंडिया। तो ये तो स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमंस के टाइम से जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद सबसे पहले पॉटर व्हील्स बना, जिसकी वजह से ये बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाने में सक्सेसफुल हुए। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा पिक्चर हैविंग हॉल्स कंटेनिंग अर्थन लैम्प्स इनसाइड इन नवरात्रि। तो आप गरबा जो देखते हो वो एक्चुअली क्या होता है कि एक मिट्टी का मटकी होती है, उसके अंदर
हॉल्स होते हैं उसके अंदर एक दिया जलाया जाता है, जो दिया जिसमें जलाया जाता है वो कटोरी भी मिट्टी की बनी होती है, जिसको हम गरबा बोलते हैं। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द baked utensil ऑफ baked clay एज वेल एज अनबैक्ड क्ले टेराकोटा सिंस एंशियंट टाइम। तो जो भी ये उटेंसिल बनते थे उसको मिट्टी को पका के बनाया जाता था, यानी आपने कोई भी उटेंसिल बना दिया, जैसे कि आपने डिश बनाई मिट्टी की, फिर उसको बेक किया जाता था। और जो अनबेक क्ले से जो बनता था उसको टेराकोटा एक्चुअली में बोलते थे, और उससे भी बहुत सारे उटेंसिल बनते थे। दिस इज़ नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले उटेंसिल फ्रॉम फाउंड फ्रॉम नागार्जुना कुंड इन साउथ इंडिया एंड लागणज महसाना डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो नागार्जुना कोंडा और गुजरात का लागणज, ये जो जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे उटेंसिल मिले जो हाथ से बने थे और मिट्टी के बने थे, जिससे हमें पता चला कि हमारा क्ले वर्क कितना एडवांस था। उसके बाद आता है आर्ट ऑफ वीविंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो भी एग्जांपल्स है वो कारपेट्स है, ये सब हाथ से बनी हुई है। अब ये सब जितनी भी कारपेट्स आप देख रहे हो वो मशीन से बनती है आज के ज़माने में। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो कॉटन में से एक तो पहले थ्रेड बनाना है, फिर एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के ऊपर लपेट के जो एक नया थ्रेड बनता है उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। वी ऑल नो दैट Gandhi ji has given it a special importance as a cottage industries and join it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement which has created a new history। तो गांधी जी ने भी हमें ये सिखाया था सेल्फ डिपेंडेबल बनने का, क्योंकि अगर हमारे खुद के मशीन से हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेबल बनेंगे। और गांधी जी ने ये जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तब जो मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट चलती थी वो टाइम पे ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। आज के डेट में भी हम लोग ट्राई करते हैं स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रेजेंटली भी चल रहे हैं। तो ये नया कोई नहीं है हमारे लिए, ये टैलेंट पहले के एंशियंट इंडिया में ये सब हमारी कंट्री में होता ही था, और हम बहुत सारी वस्तुएं चीज़ें प्रोड्यूस करते थे। तो हैंड वीविंग में अगर हम देखें तो सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नाउ हाउ। तो पहले के ज़माने से इंडिया जो है वो क्लोथ्स और टेक्सटाइल में नंबर 1 था। इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लोथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज टाका जिसको बोलते थे ऑफ फाइन मसलिन ऑफ ढाका could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox। तो इतना बड़ा हमारा जो टैलेंट था कि हमारे जो आर्टिसन थे वो जो ये क्लोथ है मसलिन करके उसका एक बहुत बड़ा पीस होता था, रोल होता था, और उसको क्या करते थे कि वो मैच बॉक्स है उसमें वो फिट हो जाता था, और उसमें से एक एक जो रिंग होती है उसके अंदर से वो इजीली पास हो जाए। वैसी बातें हमारी कंट्री के लिए पहले होती थी कि हमारे यहाँ जो क्लोथ है वो इस मेथड से बनते हैं, जो है एक्चुअली सरप्राइजिंग है। अगर हम देखने जाए तो कारपेट या तो गालीचा जिसको बोलते हैं ऑफ सेवरल रीजन नीटिंग वर्क ऑन अटारीज एंड artistry etc occupied a prominent place. Among them Patola, Patan, Kanjivaram and Banarasi saris बांधनी of Rajasthan are unique identity of India। तो हमारी जो कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बनती थी उसमें बनारसी साड़ी वो आज के डेट में भी फेमस है, पटोला पाटन वो भी आज के डेट में फेमस है, कांजीवरम एंड बांधनी ऑफ राजस्थान वो भी फेमस है। अगर
आपकी मम्मी को आप पूछोगे तो उनके पास ये अलग अलग फ्लेवर की साड़ीज़ होती है जो अलग अलग लोकेशंस पे वो पहनते हैं, ड्रेसेस भी बनते हैं इससे। और ये सब जो भी बनता था वो सब हाथ से बनता था, दैट इज़ द यूनिक थिंग। और इतना टैलेंट, इतनी स्किल, अगर आप ये फोटोग्राफ स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको ये जो डिज़ाइंस देखी जा रही है ये कोई कंप्यूटर मेड नहीं है। आज की डेट में अगर देखने जाए तो कंप्यूटर मेड होती है, पर ये वो ज़माने में एंशियंट इंडिया में हाथ से बनाई जाती थी। During the golden period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field. During the reign of Siddharth Jaisi, many artisans came and settled in Patan. The patolas of Patan became world famous due to their skill. तो पटोला इज़ अ वन काइंड ऑफ साड़ी, और उसके ऊपर बहुत सारा वर्क होता था। तो ये जो ये स्पेशली पाटन में बनता था, इसलिए उसको नाम दिया गया पटोला पाटन। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज़ मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। ये 850 ईयर्स ओल्ड जो आर्ट है, जो टैलेंट था, वो इतना पुराना था। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिशंस हैव द स्किल फॉर सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्ट था, पटोला बनाना इतना आसान नहीं था हाथ से। तो बहुत कम लोग जो थे वो इसको जानते थे। द सिल्क वेयर प्रोड्यूस इन पाटन इज़ कॉल्ड पटोला पाटन। तो पाटन में जो सिल्क वेयर जो कपड़ा बनता था उसको बोलते थे पटोला, जो डबल साइड होता था मेरे ख्याल से। इक्ट मीन्स वीविंग, यानी इसको बेवर्ड इक्ट यानी दो बार जिसको प्रोसेस किया जाता था उसको इक्ट बोलते थे। दिस टाइप ऑफ साड़ीज इज डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन इधर साइड। अब ये जो साड़ी थी ऐसी बनती थी जिसको कोई भी साइड से पहना जा सकता था। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज़ अ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर रिमेन्स इंटैक्ट। और ये जो पटोला होते थे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी यानी वो कभी फटते नहीं थे, और उसके जो कलर्स होते थे वो एज इट इज़ रहते थे, वो उसको कितनी बार भी वॉश करो पर उसके कलर नहीं जाते थे। देर इज़ अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फिटे नहीं। यानी जो डिज़ाइन आपने एक बार यहाँ पे बना दी वो वैसी की वैसी ही रहती है, भले कपड़ा फट जाए। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला सेल नेवर फेड इवन इफ़ द क्लोथ में बी टॉन। यानी कपड़ा फट जाएगा पर उसकी डिज़ाइन जाएगी नहीं। ऐसी ऐसी टाइप के डिज़ाइंस हमारे यहाँ बनती थी। सो देख लो कि जब कंप्यूटर नहीं था, मशीन्स नहीं था, वो टाइम पे हाथ से इतना टैलेंटेड वर्क हम लोग हमारी कंट्री में करते थे जो पूरी दुनिया में फेमस था। अब एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो आज तो एम्ब्रॉयडरी मशीन आ गए हैं, पर वो टाइम पे जब एम्ब्रॉयडरी नहीं मशीन्स नहीं थे तब ये जितने भी प्रोडक्ट थे आप पिक्चर में देख सकते हो, कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस है। यहाँ पे देखिए, ये बांधनी है एक टाइप की, ये सब एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो थ्रेड से होता है। आज तो ये मशीन पे आप प्रोग्राम फिट कर दो तो फटाफट हो जाता है, और वो ज़माने में एंशियंट इंडिया में ये सब वर्क हाथ से होता था। The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. The art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time. This art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of the Indus civilization. तो स्पेशली ये जो वर्क है उसमें मैन वीमेन और चिल्ड्रन किसी के लिए भी होता था। आज भी आप गुजरात का ट्रेडिशन अगर देखो नवरात्रि में तो बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले क्लोथ्स गर्ल्स भी पहनते हैं, बॉयज़ भी पहनते हैं, छोटे चिल्ड्रंस भी पहनते हैं। और ये स्पेशली जो होता था वो सिंध प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, जो 2500 ईयर्स से 3000 ईयर्स ओल्ड है। सिमिलरली काश्मीरी वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो वेल नोन। तो काश्मीरी शाल आज के डेट में भी बहुत फेमस है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। ये बांधनी का फ़ोटो है।
तो गुजरात की मांडवी की बांधनी, भूज है, जेतपुर है, जामनगर है, ये सब जगह की बांधनी बहुत फेमस थी. द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dyers and picture इज़ वेरी पॉपुलर टुडे. तो आज की डेट में भी एलिफेंट या पपेट जो भी है, या जो भी कोई भी बर्ड है, या कोई भी डायर्स है या पिक्चर है, उसकी जो डिज़ाइन है वो आज के डेट में भी बहुत फेमस है. कॉटेज इंडस्ट्रीज वॉज टेकन ओवर बाय द वीमेन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात. तो स्पेशली आप कच्छ और सौराष्ट्र में जाओगे तो यहाँ पे जो भी वीमेंस है वो इस वर्क के अंदर एंगेज आपको दिखाई देगी. The traditional art of embroidery, torans, chakra, pillow cover, bed sheets, sak, todalia, clothes like kedia is well known even today. Embroidery work is also carried out on quilt and shawls with different designs. तो जितने भी ये प्रोडक्ट है, जैसे चाकड़ा है या पिलो कवर है या बेड शीट है या तोरन्स है, टोडलिया है, एक तरीके का तोरन जैसा ही होता है जो दरवाजे पे हैंग करने के लिए काम में आता है. और केडिया जो होता है वो जनरली नवरात्रि में आप देखोगे तो बॉयज़ जो पहनते हैं उसको केडिया बोलते हैं. इन सब के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको देखने को मिलेगा. एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स. तो जो आप बेडशीट्स वगैरह यूज़ करते हो उसमें भी आपको ये डिफरेंट डिज़ाइन दिखाई देगी. एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इटसेल्फ. तो कच्छ में जो जट करके एक ट्राइब है, उनका जो ये वर्क है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इसमें बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे जो नेचुरल होते हैं. आपको बहुत सारी जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस भी देखने को मिलेगी, और यही उसकी ख़ास बात है एम्ब्रॉयडरी वर्क की, और इसके लिए ये पूरे इंडिया में फेमस था. अब हम बात करते हैं तो लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं. तो पहले के ज़माने में इंडिया में लेदर्स का बहुत यूज़ होता था जो एक्चुअली में डेड एनिमल्स से मिलता था. और अगर कोई भी एनिमल की डेथ हो जाए तो उसके स्किन को एक टेक्निक से निकालते थे और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे. Skin of dead animals was used for various purposes in ancient India. After the death of animals, its skin was processed in a traditional manner. Leather was prominently used for making मशक. ये अगर आप फोटो देखो तो ये मशक है जिसमें पानी भरा जाता था. A leather bag of fetching water and nose, drums, dholak, tabla, and the bellows used by blacksmiths and various type of footwear, leather belts to tie animals, etc. तो लेदर का यूज़ इतना सारा होता था, उससे मशक बनती थी, ढोलक तबला के जो कवर्स होते थे, स्किन होती थी वो बनती थी, ब्लैक स्मिथ भी उसको यूज़ करते थे, और फुटवेयर्स बनते थे इससे. और जो एनिमल्स थे उनको बांधने के लिए भी ये लेदर का यूज़ होता था. लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर सिल विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स. तो वॉर्स में जो भी सोल्जर्स थे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो भी सिल यूज़ करते थे जिसको ढाल बोलते, वो भी लेदर में से बनी होती थी. लेदर इंडस्ट्रीज हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशियंट इंडिया. Well knitted mojdi of Rajasthan, shoes, leather knitted purses, belts, and other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam, and wipe were very much in use. तो आज की डेट में भी हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जैसे उसको साज, पलान, या उसकी लगाम बोलते हैं या उसका चाबुक बोलते हैं, वो सब लेदर से ही बनता है. उसके अलावा बेल्ट भी बनते हैं, फुटवेयर्स भी बनते हैं. आज तो लेदर इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गई है, और उनका जो टर्न ओवर है वो भी करोड़ों रुपए में होता है.
और इसके लिए इलीगल बहुत सारे एनिमल को मारा भी जाता है। पर इंडिया में पहले ऐसे नहीं था, ये एक आर्ट के जैसा यूज़ होता था। आज तो फैशन के जैसा ये यूज़ होता है। वो टाइम पे डिमांड्स जो होती थी वो रियल होती थी, और आज की जो डिमांड्स है वो आर्टिफिशियल होती है। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज पैसे बनाने के लिए ऐसे एनिमल्स को मार के उनके इनके जो लेदर है उनका यूज़ करता है। और ये एक लग्जरियस फैशन के जैसा आज यूज़ होता है। पर वो टाइम में एंशियन इंडिया में ये फैशन नहीं, पर एक नीड होती थी, और उसके लिए हमने ये आर्ट हमारा डेवलप किया था। इसके बाद जो है वो है डायमंड आर्ट के बारे में, जो सूरत को डायमंड सिटी भी बोलते हैं, और किस हिसाब से डायमंड बीड और एनिमल इनेमल वर्क होता था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारा टैलेंट हमारी कंट्री में था, इसके बारे में हमें ये चैप्टर से नॉलेज मिलने वाला है। तो जितनी भी मैंने अभी तक बातें की है वो आप एक बार नेट के ऊपर सर्च कर लें, आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह देख लें, डिटेल्स पढ़े, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा कि एंशियन इंडिया में कौन से स्टेट कौन से रीजन में कौन सा आर्ट और कौन सा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डेवलप था, उसका नॉलेज आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड, जरी वर्क, मेटल वर्क, वुडन आर्ट, इनले वर्क, इसके बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, and like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you very much. God bless you.